बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद। उसके ये 55 एपिसोड है और इसका बाब जिसका नाम है आबे जिंदान द एक्वेरियम, उसका ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट का ये ए पार्ट है। और मैं जानती हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मतलब मैं आप लोगों को टाइम से नावल प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पेपर्स आ चुके हैं और इस दफ़ा हमारी स्टैट है, दैन हमारा सेमिनार भी है। इतना कुछ है यार, मतलब मैं बता नहीं सकती। फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ और मैं कर रही हूँ कोशिश कि थोड़ा बहुत नहीं कि तो एक दिन के गैप से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन यार आई एम सो सॉरी, मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों को अभी थोड़ा सा मतलब वो देना पड़ेगा, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा इस नावल को सुनने के लिए। मैं मतलब जान के नहीं कर रही, मैं सच में बिज़ी होती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता और इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। मुझे दूसरे चैनल्स का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। अभी मैंने एक अपनी फ्रेंड, अपनी रूममेट को बोला है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो नावल रिकॉर्ड करेंगी जो कि मैं दूसरे चैनल पर प्रोवाइड करूँगी आपको। तो इस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं देख रही हूँ आजकल मुझे जो लोग मिले, मतलब कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके साथ मैं कोलैब कर सकूँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे नावल्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे आप लोगों का कोई फ़ायदा भी हो। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत ही सुस्त वजूद हो यार आप लोग। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। जीते जी मारती है बेचैनी, वो सकूँ हो अता कि मर जाएं कत्ल से एक दिन कबल। सूरज की तपती गर्म शुआएं उस बुलंद इमारत को दहका रही थी। हाशिम अपने ऑफिस में तैयार सा खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा था। सामने रईस बैठा लैपटॉप पे लगा था। बात करके हाशिम उसकी तरफ आया। काम सही हो रहा है? जी सर, मैं उनके फ़ोन्स बग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। फ़ारिस की बहुत सी ऑडियो निकाल ली है और वॉइस मॉड्यूलेशन के ज़रिए मैं उसको कोई काम की बात मालूम हुई या नहीं? उसने बेजारी से बात काटी। यस सर। वो दोनों फ़ोन पे फ़ारिस और ज़ुमर आज सुबह मुसलसल डिनर का जिक्र करते रहे थे। वो कहीं दिन से उसे कह रही है कि वो उसे एनिवर्सरी पे डिनर पे लेकर जाए और वो बात टाल देता है। गुड, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाशिम ने उसका शाना थपका और बाहर की जानिब बढ़ गया। राहदारी पार की और लिफ्ट में दाखिल हो गया। जिस वक्त वो लिफ्ट से नीचे लॉबी में उतरा, सामने से ऑफिस बिल्डिंग के इस्तकबाली के करीब जुमर यूसुफ आती दिखाई दी। वो मुस्कुरा के उसे देखते हुए रुक गया। मैं कोर्ट आ रहा था, आप क्या मुझे लेने आ गई? नहीं, मैं ये देखने आई हूँ कि कहीं आप मुल्क से फ़रार तो नहीं हो गए। वो उसी तरह मुस्कुरा के बोली और लिफ्ट के अंदर चली गई। दरवाजे आपस में मिल गए तो हाशिम ने मोबाइल निकाल के नंबर मिलाया। हलीमा, वो तुम्हें समन देने आ रही है, शादी की वकील। तुम वही करो जो मैंने कहा था। ओके गुड। जुमर बुलाई मंजिल पे उतरी और आगे बढ़ती गई। घुंघरियाले बालों को पोनी में बांधे, स्याह कोट पहने वो कोर्ट के लिए मुकम्मल तैयार थी। बस हलीमा को समन की कॉपी देने आई थी और तवक्को के मुताबिक हलीमा अपने डेस्क पे नहीं थी। उसने समन एक कोलीग के हवाले किया, दस्तखत लिए, साथ में अपना कार्ड और एक नोट भी दिया और लिफ्ट की तरफ वापस आई। जैसे ही दरवाजे खुले और वो अंदर दाखिल हुई, कोई अजलत में चलता आया और दरवाजे के बंद होने से कबल अंदर आ घुसा। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें चंद फाइल्स, फ़ोटो फ्रेम और एक नन्हा सा पौधा रखा था। कोनी से उसने ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया और दरवाजे आपस में मिलने लगे। तब जुमर ने देखा, वो नौशेरवां था। वो भी उसी पल मुड़ा तो उसका चेहरा देखा। जुमर रुख मोड़ के खड़ी हो गई, संजीदा और सपाट। वो भी एकदम हिचकिचा सा गया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। आप मुझे हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने को कहती थी। वो उसे देख के आज़र्दगी से बोला था। नौशेरवां, अपने वकील की गैर मौजूदगी में आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। वो बेजारी से चेहरा फेरे बोली थी। मुझे अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ आपने खड़ा किया था। मैं समझता था आप मुख्तलिफ है, शायद आपको मेरा ख्याल है, मगर आप भी उन सब की तरह ही निकली। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि सादी को 3 गोलियां आपने मारी थी। वो उसको देख के तेज़ी से बोली थी।
और अब मैं अपनी गलतियों को फिक्स कर रहा हूँ, तो आप मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट करके मुझसे मेरे तमाम चांसेस छीनना चाहती हैं। अमाल के नताइज होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। अगर मैं सोनिया को 3 गोलियां मारती तब आप मुझे कोर्ट में घसीटते या मुझे मौके फराहम करते। कभी फुर्सत मिले तो सोचिएगा। वो एकदम चुप हो गया था। लिफ्ट नीचे उतर आई थी, दरवाजे खुल गए थे। जुमर बाहर जाने लगी। मगर मैं सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, वो कर्ब से बोला था। जुमर उसकी तरफ घूमी और सपाट नज़रों से उसे देखा। कैसे? इस्तीफ़ा देकर, अपनी कंपनी की स्याकारियाँ बताकर। वो आपके दूसरे गुनाह हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। शादी के लिए क्या किया आपने? कोर्ट में एतराफ़े जुर्म कर सकते हैं? नहीं ना। सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांग सकते हैं। अपने भाई के खिलाफ गवाही दे सकते हैं? नहीं ना। फिर मैं कैसे मानूं कि आपको मौका मिलना चाहिए? सर झटक के वो आगे बढ़ गई। वो बॉक्स उठाए बाहर आया और अफसोस से उसे देखा। मैं समझता था आपको मेरी परवाह है, सिर्फ आपकी इज्जत करता था मैं आपके सारे ख़ानदान में, मगर आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। वो अनसुना करके आगे बढ़ गई। लॉबी में गुजरते चंद लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा था, मगर नौशेरवा को कोई फिक्र नहीं थी। गर्दिशे वक्त मुझे खाक डरा पाएगी, गर्दिशे वक्त मुझे खाक डरा पाएगी। तजुर्बे जितने बढ़ें उतना ही डर जाता है। दोपहर के बावजूद कमरे में नीम अंधेरा था। 3 अपराध वहाँ मौजूद थे। कोई बैठा था, कोई टहल रहा था, एक इर्द गिर्द चीज़ों की तलाशी ले रहा था। सामान बिखरा हुआ सा था, तकिए, गद्दा, खुले दराज, हर शय उल्ट पुल्ट कर दी गई थी। सामने एक बैग खुला पड़ा था जिसमें से जेवरात, अहमर के पासपोर्ट और नोटों की गड्डियाँ झांक रही थी, और उसी कमरे के एक कोने में बेड की पाइंती के साथ वो बंधा हुआ 2 जानू पड़ा था। शदीद तशद्दुद के बायस उसकी शर्ट फटी हुई थी, सर से खून रस रस कर गर्दन और कान पे जम गया था। गर्दन नीचे ढलका के वो नकाहत ज़दा सा बैठा था। दफतन उसने चेहरा उठाया तो इतना नज़र आता था कि चेहरे पे कोई ज़ख्म वगैरह ना था। फिर उसने फटी हुई आवाज़ में उनका मुखातिब किया, सब कुछ तो ले लिया है तुम लोगों ने, अब जान छोड़ दो मेरी। सामने खड़ा आदमी उसकी तरफ झुका और ज़ोर का झांपड़ उसके मुंह पे रसीद किया। मज़ीद माल चाहिए, बताओ कहाँ रखा है, वरना आज मैं तुम्हें दफन करके सोऊंगा। अहमर का चेहरा थप्पड़ के बायस दूसरी जानिब लड़क गया। मुंह से करा निकली। फिर चेहरा उठा के सोफे पे बैठे आदमी की तरफ देखा जो मुसलसल फ़ोन पे किसी अजनबी इलाकाई ज़बान में बात कर रहा था। मार तुम मुझे नहीं सकते। गहरी गहरी सांस लेते अपने बदिक्कत अंदर के खौफ पे काबू पाते उसने कहना चाहा, क्योंकि तुम ये जेवर तकसीम नहीं कर रहे। जब भी फैसले का वक्त आता है, मुझे क्या खाने को देना है, मुझे किधर बांधना है, मुझसे क्या चाहिए, तुम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हो। तुम में कोई लीडर नहीं है, तुम में से कोई इंचार्ज नहीं है, इसलिए मेरी बात उससे करवाओ जो तुम्हारा इंचार्ज है। वह दिक्कत कह के वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। अब की बार कोई उसे मारने को नहीं झुका, बस वो खामोश रहे। फिर मोबाइल वाला उठा और बाहर निकल गया। अहमर गर्दन झुका के फिर से गहरे गहरे सांस लेने लगा था। मेज़ पे जेवरात अभी तक खुले पड़े थे। नीम अंधेरे में भी वो जिगर जिगर चमक रहे थे। अजल खुद जिंदगी से कामती है, अजल खुद जिंदगी से कामती है। अजल की जिंदगी पे तरस क्या। कमरा अदालत की ऊंची खिड़कियां तेज़ धूप के लिए बाहें खोले खड़ी थी। सारा हॉल सुनहरा रोशन नज़र आ रहा था। फारिस गाजी हस्बे मामूल आखिरी नशिस्त पे बैठा था, टांग पे टांग जमाए। वो आदतन कान की लौ मसलते हुए कि नखियों से करीब बैठे चश्मे वाले आदमी को देख रहा था, जो सफारी सूट में मजबूत था और नस्वानी अंदाज में टांग पे टांग चढ़ा के बैठा था। फारिस ने सर झटक के तवज्जो सामने मबजूल करनी चाहिए, जहाँ वो अधेड़ उम्र एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का ऑफिसर कटहरे में खड़ा था। जुमर उसके सामने चंद कदम नीचे खड़ी थी। फारिस की तरफ उसकी पुश्त थी और वो हाथ में कागज़ पकड़े संजीदगी से सवाल पूछ रही थी। क्या ये सच है कि आप 22 मई की सुबह एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में मौजूद थे? जी हाँ, वो संजीदगी से कह रहा था। पहली रो में बैठा सादी आगे को झुका गौर से उसे देख रहा था। एक एक लफ्ज़ पे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। और क्या आपने नौशेरवा कारदार को 22 मई की सुबह स्क्रीन पे देखा था? यानी 22 मई को क्या वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे? एयरपोर्ट पे बहुत से लोग होते हैं, मुझे हर एक की शक्ल याद नहीं रहती। प्लीज़ अपने जवाबात को हाँ या ना तक महदूद रखिए। क्या आपने नौशेरवा को देखा था या नहीं? जी नहीं, सादी ने थक कर सर सीट की पुश्त से लगा दिया। फिर ज़रा सा चेहरा मोड़ के देखा तो हाशिम मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। सादी के देखने पे उसने अपने फाइल का एक सफ़ा यूं तिरछा किया कि सादी को उस पर बड़े बड़े लिखे अल्फाज साफ नज़र आए। मनी टॉक्स।
सादी ने बेजारी से रुख फेर लिया। आपको ये शख्स नौशेरवा कारदार इस फुटेज में बिल्कुल याद नहीं? जुमर सपाट सा पूछ रही थी। इशारा सामने बैठे शेरू की तरफ था। जी नहीं, ऑपरेटर ने शाने झटके। और क्या आपने अपने दोस्त को कहा था कि कारदार्स के लड़के की फुटेज आपने गायब कर दी है? जी नहीं, मैं उन लोगों को जानता तक नहीं हूँ। मसूद आलम साहब, जुमर ने कागज़ सामने किया। ये तस्वीर मैंने आपके फेसबुक से ली है। इसमें क्या ये आप ही हैं? मसूद ने झुक के तस्वीर देखी। जी। और साथ में कौन है? ये हमजा अली अब्बासी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम ने बैठे बैठे पुकारा। फ़ैन फ़ोटोज़ का इस अहम गवाही के दरमियान जिक्र करना ओवर रूल्ड। मगर मिसेस जुमर, आप कनेक्शन जल्द वाजे करें, वरना अदालत का वक्त ज़ाया न करें। जज साहब ने उसे तनबीह की। जुमर ने सर को खम दिया और चंद मज़ीद तस्वीर सामने की। ये आपके साथ चंद दूसरी मशहूर शख्सियात की तस्वीर हैं। ये कमरुज़्ज़मान कायरा है, ये राहत फ़तेह अली ख़ान है और ये मिसबाहुल हक, मसूद आलम ने बताया। जुमर ने इस बात में सर हिलाया। तो आप जब भी कंट्रोल रूम में बैठे स्क्रीन पे एयरपोर्ट पे किसी शनासा चेहरे को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ तस्वीर ले लें? जी। इसका मतलब है कि आप स्क्रीन को गौर से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई चेहरा अननोटिस ना रहे? जी हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। मगर आपको नौशेरवा कारदार नहीं याद? ना 22 मई को, ना 21 मई को? जी नहीं, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ को आप पहचानते थे मगर नौशेरवा को नहीं। जी बिल्कुल, वो एतमाद से बोला। और आपने कभी इससे पहले नौशेरवा को नहीं देखा था? जी नहीं। और आप उनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं थे? जी नहीं, मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसूद साहब, आज से 2.5 साल पहले क्या ये दुरुस्त नहीं है कि एक रात नौशेरवा कारदार की तस्वीर और पासपोर्ट की कॉपी हाशिम कारदार ने एयरपोर्ट के अमले को भेजी थी? उसके सवाल पे फारिस कदरे दिलचस्पी से आगे हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम तेज़ी से उठा मगर जज साहब ने उसे वापस बैठने का इशारा किया। बात जारी रखिए। जुमर ने तशक्कुर से सर को खम दिया और उसकी तरफ मतवज्जे हुई। ये इस ईमेल की कॉपी है जो 3 मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने हमें फराहम की है। ये वो रात है जब मुबैना तौर पे नौशेरवा अगवा हुआ था कोरिया में, और हाशिम ने ये तस्वीर और पासपोर्ट की कापी बहुत से ऑफिसर्स को भेजी थी ताकि जैसे ही ये शख्स वापस पाकिस्तान आए उसे फ़ौरन इत्तला की जाए। इस ईमेल के हेडर में से बहुत से पते लिखे हैं। ये आपकी ईमेल का पता है ना? उसने कागज़ उसके सामने किया। जी, मगर और ये आपका जवाब है जो आपने रिप्लाई ऑल क्लिक करके दिया था जिसमें लिखा है सर ऑन इट। यूँ ये जवाब सबको चला गया था। मुझे याद नहीं, उसने पस्त आवाज़ में बोला। आपके ईमेल रिकॉर्ड को सब ज़रा ज़रा याद है। इसका मतलब है आपने वो ईमेल खोली थी और आपने नौशेरवा का नाम भी सुना था और शक्ल भी देखी थी। देखिए, इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मुझे याद नहीं था। वो संभल कर बोला। क्या आप इस शूटिंग क्लब के मेंबर हैं? उसने एक कार्ड की कॉपी उसके सामने रखी। जी। और आप तकरीबन हर हफ्ते वहाँ जाते हैं? जी हाँ, तकरीबन। तो क्या आपने इसकी लॉबी में साल के बेहतरीन शूटर्स की तस्वीर और नाम नहीं लिखे? पिछले 2 साल से नौशेरवा कारदार दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। उनकी तस्वीर वहाँ नुमायाँ लगी है जिसे आप हर हफ्ते देखते हैं। तो फिर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने नौशेरवा को स्क्रीन पे मिस कर दिया। ये बात तो समझ आती है, मगर आपका हलफ लेकर ये कहना कि आपने उसे कभी देखा नहीं है, ये नाकाबिले फ़हम है। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना, वो सख्ती से कहकर पलट आए। हाशिम ने झुककर सामने बैठे नौजवान वकील से सरगोशी की। वीडियो बनाई? जी सर, अब हलीमा को भेज रहा हूँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी वकील है और उसे कैसी तैयारी करनी है। हाशिम सर को खम देकर उठा। मसूद साहब, आप रोज़ कितने लोग सीसीटीवी फीड की स्क्रीन्स पे देखते हैं? सैकड़ों। और क्या सिर्फ एक स्क्रीन को देखना होता है आपने? नहीं सर, बहुत से मॉनिटर्स होते हैं और एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के लिए वजारत दाखिला से और इसके अलावा पुलिस और दीगर एजेंसीज़ की तरफ से रेड अलर्ट के तौर पे एक माह में कितनी तस्वीर आपको भेजी जाती हैं? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आराम से भी 200 से ऊपर। जब मैंने वो तस्वीर एयरपोर्ट भेजी सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई को आने में ताख़ीर हो गई थी, ना कि वो अगवा वगैरह हुआ था, तो इस वाक़े को आज कितना अरसा गुजर चुका है? 2.5 साल। और सादी यूसुफ के अगवा के वक्त इस बात को तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका था। ऐसा ही है। और इस 1.5 साल के दौरान आपने 2000 तस्वीर बतौर अलर्ट देखी होंगी। इससे भी ज़्यादा। ऑपरेटर एतमाद से मुस्कुराया था। तो क्या इसीलिए आपके लिए देखे हुए चेहरे को भी याद रखना मुश्किल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह से राय भी मांग रहे हैं कारदार साहब और उनको लीड भी कर रहे हैं। वो बेजारी से बोली थी।
सस्टेन्ड। जज साहब की रोलिंग के बाद हाशिम सर झटक के अब सवालात का रुख मोड़कर असमत बी की तरफ ले आया। ज़ाती अनाथ, प्रोफेशनल जेलसी वगैरह वगैरह। और मसूद साहब अब एतमाद से बता रहे थे कि यह खातून पहले कितने लोगों के साथ ये कर चुकी है। समाअत के बाद जुमर बाहर आई तो फारिस दरवाजे के साथ उसका मुंतज़िर खड़ा था। चेहरे पे हैरानी और कदर अचंभा सा था। वो फाइल सीने से लगाए आगे बढ़ने लगी तो वह जल्दी से उसके पीछे लपका। तुम्हें उसकी ईमेल्स का कैसे पता चला? और तुमने एयरपोर्ट के इतने सारे लोगों से उनके एफिडेविट और ईमेल्स कैसे ली? वो वाकई मुतहिर था। इसे ओपो रिसर्च कहते हैं और चूंकि मैं वकील हूँ तो मुझे वो करनी आती है। वो मुस्कुराहट दबाए चलती जा रही थी। मगर तुम्हें कैसे पता कि वो भी उसी क्लब का मेंबर है जहाँ नौशेरवा भी जाता है? क्योंकि मैं एक अच्छी वकील हूँ। तुम क्या मुझसे मुतासिर हो रहे हो? उसके साथ चलते फारिस के चेहरे के जाविये बिगड़े, लापरवाही से कंधे अचकाए। अभी वो वक्त नहीं आया, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। सुमन ने चेहरा मोड़ के मुस्कुरा के उसे देखा। मेरी ज़िंदगी में वो वक्त पता नहीं आएगा भी या नहीं, मुझे तो आसार नज़र नहीं आ रहे। वो भी मुस्कुराहट दबा के बोला था। मामू, सादी पीछे से पुकारता हुआ आ रहा था। फारिस ने पलट के उसे देखा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? ये अहमद शफ़ी कहाँ है? फ़ोन ऑफ है उसका इतने दिन से। वो झुंझलाया हुआ भी था फारिस की नज़रों के सामने। वो बैग, जेवर, पासपोर्ट घूम गए। उसने गहरी सांस ली। वो कहीं शहर से बाहर गया हुआ लंबे अरसे के लिए, उसको तंग मत करो। ऐसे कैसे चला गया? मेरे साथ इतने काम करने थे उसने। उसके पीछे मत पड़ो, उसको अपनी मर्जी से जाने दो, सुमन ने भी नरमी से कहा था। सादी शशोपंज में मुब्तला खड़ा रह गया और वो दोनों आगे बढ़ गए। पता नहीं क्यों वो मुतमईन नहीं हो पा रहा था। अहमद कुछ भी कर सकता था, मगर जितना सोशल वो था, वो अपना फ़ोन और व्हाट्सएप यूँ बंद नहीं कर देता था। वो क्या करे? ये मरी उम्र का सहरा, मेरे दजलों का शराब। ये मेरी उम्र का सहरा, मेरे दजलों का शराब। सरे मुस्कान न रहेगा तो किधर जाएगा? वो एक गर्म सुबह थी, हब्सलूद, घुटन ज़दा फ़िज़ा में कोई अनदेखी सी नमी थी, जैसे कोई खामोश आसेब ताक में बैठता है और दिलों की धड़कन सुनता रहता है। मोर चाल के पोर्च में अंदर से उड़ उड़ के आती नाश्ते की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएं महसूस हो रही थी। सुमर अपनी कार का दरवाज़ा खोले खड़ी थी, कोट पहने, पर्स कांधे पे डाले, तैयार और मसरूफ़ सी, और बस आखिरी मिनट में गोया फारिस को हदायत दे रही थी, घर जल्दी आना, फिर तुमने मुझे डिनर पे लेकर जाना है। एनिवर्सरी कल है मदाम, और जहाँ तक डिनर का ताल्लुक है तो कल हसीना बनाएगी ना कद्दू गोश्त। वो सादा सी शर्ट पहने, जेबों में हार डाले खड़ा, हशाश बशाश सा मुस्कुराता कह रहा था, क्या हम आज रात 12 बजे नहीं सेलिब्रेट कर सकते? वो खफा हुई। किस चीज़ को सेलिब्रेट करना है? आपने मुझसे इंतकाम के लिए मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने की नीयत से जो अक़द किया था, उसको सेलिब्रेट करना है क्या? नहीं, तुम्हारी दौलत और इस शानदार जॉब को सेलिब्रेट करने के लिए, जिस पे तुम रोज़ जाते हो और जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की थी। वो जल कर बोली थी। वो धीरे से हंस दिया। गर्म सुबह भी खुशगवार लगने लगी थी। मैं तुम्हें किसी डिनर पे नहीं ले जा रहा, तुमने मौका ज़ाया कर दिया मुझसे बर्तन धुलवा के। अभी वो और भी कुछ कहता जब गेट के बाहर टायर रगड़ कर रुकने की आवाज़ आई। वो दोनों चौंके। एक कार रुकी, दरवाजे खुले और फिर बेल बजी। फारिस आगे आया और दरवाज़ा खोला। शहरीन, वो उसे देखकर हैरान हुआ था। जुमन ने उसके कंधे के पीछे से झांका। बाहर शहरी खड़ी थी, बॉब कट सुनहरे बालों को खुला छोड़े, गले में ओट पटांग वालाएँ डाले, एक कान में बाली पहने, दूसरा कान खाली। वो हैजान का शिकार नजर आती थी। उसे देखकर बेचैनी सी बोली थी, फारिस, तुम मेरे लिए क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे किसी केस में तुम्हारी मदद करूं? वालेकुम अस्सलाम शहरी, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो तहम्मुल मगर गौर से उसे देख के बोला था, मुझे किसी एक साइड पे होना है क्योंकि जल्दी गवाही के लिए बुलाई जाऊंगी, इसलिए मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शहरीन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। वो चंद लम्हे उसे देखते हुए सोचता रहा। ये मुनहसिर है उस पर कि तुम्हारे पास क्या है। नौशेरवा का लाइसेंस जो उसकी ग्लॉक गन का है। फारिस के अब्रू बेयकीनी से उठे। उसने मुड़ के जुमर को देखा जो उसी तरह उसे देख रही थी। अंदर आ जाओ, तुम्हारा घर वायर्ड हो सकता है, मैं ख़तरा मोल नहीं ले सकती, तुम्हें बाहर आना होगा। ओके। उसने एक नज़र जुमर पर डाली, इस वक्त की एक आखिरी नज़र, और बाहर निकल गया। जुमर उसे जाते देखती रही। उसका दिमाग क्लॉक गन में अटका हुआ था मगर दिल फारिस में। अभी वो उस पर खफा हो रही थी मगर एकदम वो घर से गया तो लगा जैसे सब कुछ खाली हो गया है।
काश वो ना जाए, आज का दिन उसके साथ गुजारे। मगर वो सर झटकती वापस कार की तरफ आई। वो ज़रूरी काम से गया है, इतना खुद को किसी का आदी नहीं करना चाहिए जुमर बीबी। खुद को दिल में पुकारा और खुद ही हंस दी। जुमर बीबी, वाह। सूरज सवा नेज़े पे था जब सादी उस फ्लैट बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो रहा था। साथ में गर्दन इधर उधर घुमाकर अंदाज़ा भी कर रहा था कि दुरुस्त जगह पे है या नहीं। इमारत तो यही थी, फ्लैट नंबर भी उसे मदम मदम सा याद था। फ्लोर के बारे में वो कदरे मुतज़ब्ज़िब था। फिर अंदाजे से एक बटन पे उंगली रखी तो लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे। मतलूबा फ्लोर पे उतर के वो गैर शनासा नज़रों से अतराफ में देखता आगे आया। पौधा, राहदारी, फ्लैट का दरवाज़ा गालबन यही था, अहमर का फ्लैट। मगर मसला ये था कि यहाँ हर फ्लोर एक सा लगता था, एक से पौधे, एक से दरवाजे। खैर, वो आगे आया और दरवाजे के साथ लगी बेल बजाई। फिर सर पे जमी पी कैप दुरुस्त करता ज़रा हट के खड़ा हो गया ताकि दरवाजे के सुराख से देखने वाला उसका चेहरा न देख सके। शायद अहमर उसको अवॉइड कर रहा हो तो कम अज़ कम यूँ वो किसी और के धोखे में दरवाज़ा तो खोल देगा। अंदर फ्लैट नीम अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कमरे की बत्ती जल रही थी जिसमें वो 3 आदमी उसके सर पे खड़े थे। वो हनूस बंधा हुआ नीचे बैठा था और सर निवार रखा था। घंटी की आवाज़ पे सब चौंके। अहमद ने भी सर उठाया। वो पहले से ज़्यादा नकाहत ज़्यादा दिखता था। अरे इस वक्त कौन आ गया? हाँ बोल। उनके सरगना ने उसको बालों से पकड़ के झटका दिया। जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? वो तल्खी से बोला था तो उसने झटके से उसका सर छोड़ा, फिर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वापस आया। कोई आदमी है, शक्ल नहीं दिखाई दे रही। उस तरफ मुंह करके खड़ा है, सर पे एक कैप पहन रखी है। उसने मोबाइल पे मैजिक आई से तस्वीर बना ली थी और अब अहमद को दिखा के पूछ रहा था, कौन है ये? अहमद ने एक बेनियाज नज़र तस्वीर पर डाली। ये तो पिज़्ज़ा वाला है, इसके आउटलेट का बिल देना था मुझे, 2000 रुपये। फिर से घंटी बजी, तेज़ चिंगाड़ती आवाज़। तीनों ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। खुद ही थक के चला जाएगा, बजाने 2 घंटियाँ, एक ने मशवरा दिया। ऐसे भी कोई और तो उसके पास आता जाता नहीं है, सो किसी को नहीं शक होगा। और हमने इसको यहीं रखना है, यहाँ से ले जा भी नहीं सकते। उसकी मध्यम आवाज़ें अहमद शफ़ी को सुनाई दे रही थी। मेरी कार पार्किंग में खड़ी है। उस पिज़्ज़ा बॉय ने वो देख ली होगी, उससे पता है कि मैं घर पे हूँ। उसने अपनी तरफ से पैसे देकर खाने में गलत अदाद शुमार लिखे थे और अब वो पैसे लिए बगैर नहीं जाएगा। दरवाज़ा न खोला तो पार्किंग में जाकर मेरी कार के शीशे तोड़ देगा। नतीजतन गार्ड्स ऊपर मुझे बुलाने आएंगे। फिर क्या करोगे तुम लोग? चुप करके बैठो। एक घर आया था, मेरे हाथ खोलो और मुझे 2000 दे दो ताकि मैं उसे पकड़ा के चलता करूं। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे मारना नहीं है और तुम्हारे मालिक से मिलने का मुझे खुद भी काफ़ी शौक़ है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पकड़े जाओ। मेरे हाथ खोलो, मेरा मुंह धुलवाओ ताकि मैं उसको चलता करूं। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। घंटी अनूस बज रही थी। चंद मिनट बाद धुले चेहरे वाला अहमद दरवाजे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में 1000 के 2 नोट थे और उसकी पूंछ से एक आदमी ने पिस्तौल की नाल लगा रखी थी। अंदर की सारी बत्तियां बुझा दी गई थी ताकि वो दरवाज़ा खोले तो बाहर वाला अंदर से न झांक सके। पहले पूछो कि कौन है और कोई चालाकी मत करना। वो अभी तक मशकूक था। अहमद ने गहरी सांस ली और खनखार की आवाज़ लगाई, ए पिज़्ज़ा बॉय हो ना? हाँ जी पिज़्ज़ा बॉय हूँ, अब दरवाज़ा खोलो, वो खफकी से बोला था। अहमद ने फातिहाना नज़रों से अगवा कार को देखा और फिर आगे बढ़ा। दरवाज़ा ज़रा सा खोला और फिर सर बाहर निकाला। सामने सादी खड़ा था। मरे क्यों जा रहे हो 2000 रुपये के लिए? घंटी बजा बजा के दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। 2 पिज़्ज़े क्या मंगवा लिए? तुम लोग तो जान को आ जाते हो। ये पकड़ो। गुस्से से बोलते उसके हाथ में नोट थमाए। सादी हक्का बक्का खड़ा रह गया। खबरदार जो अब घंटी की, दफ़ा हो जाओ इधर से, और अगर अब दरवाज़ा बजाए तो कान खोल कर सुन लो, मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूँगा। क्या? वो संभल के कुछ बोल भी ना पाया था कि अहमद ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सादी ने बेइख्तियार दरवाज़ा बजाया। अहमद 1 मिनट मेरी बात सुनो, दफ़ा हो जाओ खावर, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। वो हलक फाड़ के चिल्लाया था। सादी का हाथ रुक गया। साकित, शल, खावर। वो चल में खड़ा हाथ में पकड़े नोट देखता रहा, फिर शल सा पलट गया। उसका सर घना मैजिक आई से बाहर झांक रहा था। वो चला गया तो उसे सुकून हुआ। वो वापस मुड़ा और अहमद के हाथ पीछे बांधकर हथकड़ी लगाने लगा। अहमद ने कोई मज़ाहमत नहीं की, खामोशी से खुद को बंधवाता रहा। सादी उसी शल सी कैफियत में सीढ़ियाँ उतर रहा था। लिफ्ट की बजाय वो जीनों से जा रहा था। जाने क्यों? बार बार उलझ कर अहमद के अल्फाज पे गौर करता। शायद अंदर कोई लड़की हो और वो उसे भगाना चाह रहा हो। मगर पिज़्ज़ा बॉय
जब पहली बार अहमर इधर आया था तो अहमर उसे पिज़्ज़ा बॉय समझा था। आज बरसों बाद इस लक़ब से पुकारा था, मगर खावर और ये नोट। उसने बस सीढ़ियों पर रुककर उन 2 नोटों को देखा। वो पलटे हुए थे, लिपटे हुए था। उसने उनको खोला। दोनों नोटों के दरमियान ताज़ा खून लगा था, बिल्कुल ताज़ा सुर्ख बूंदें। सादी यूसुफ सन्नाटे में रह गया। ऊपर अब वो अहमद शफीक को अंधेर लाउंज से गुजार के रोशनी वाले कमरे में ले जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया, रोशनी में उसके हाथ की पुष्ट तया हुई, जिसपे एक कट लगा था, जो उसने अंधेर राहदारी में दरवाजे के लॉक के साथ रगड़ के लगाया था, और यहाँ पहुँचने तक उसको मुसलसल दूसरे हाथ से दबा कर रखने के बायस उससे खून रसना रुक गया था। जाहिद खून वो कपड़ों से रगड़कर साफ कर चुका था, और जिस लम्हे उन तीनों ने उसे वापस बेड के करीब बांधा, उसके हाथ पे उनको ऐसा कुछ न दिखा जो उनको किसी शक में डालता। अब वो टोली की सूरत खड़े बातें कर रहे थे, अगला लायामल तय कर रहे थे, और अहमद खामोशी से बैठा वॉल क्लॉक को देख रहा था। घड़ी लम्हा ब लम्हा वक्त को गिन रही थी। टिक 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 टिक। उस छोटे से ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कंप्यूटर के सामने अधेड़ उम्र आदमी बैठा माउस चला रहा था, और फारिस उसके कंधे पे झुका स्क्रीन को देख रहा था। शहरीन दूसरी तरफ खड़ी थी। मिला कुछ? वो बेचैनी से बोली तो फारिस ने संजीदगी से स्क्रीन को देखते गर्दन दाएं बाएं हिलाई। नौशेरवा के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। हाशिम कारदार के नाम से कुछ गन्स आ रही है मैडम, ऑफिसर ने इत्तला दी। नौशेरवा का रिकॉर्ड वो मिटा चुके होंगे, जब हमें इतनी आसानी से मिनिस्ट्री के डेटाबेस तक एक्सेस मिल गई है, थैंक्स टू योर फादर शहरी। तो उनको भी मिल गई होगी, फारिस अफसोस से कहता सीधा हुआ। तुम्हारा शुक्रिया, मगर वो रिकॉर्ड मिटा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हार्ड कॉपीज़ कहाँ होती हैं? शहरी ने अफसर को सोचते हुए मुखातिब किया। फारिस एकदम चौंका। हाँ वाकई, हार्ड कॉपीज़ का रिकॉर्ड तो होगा ना? वो तो मैम, वो ज़रा हैजान से बोला, एक दूसरी बिल्डिंग में है, और वहाँ आपको मैं यूँ नहीं लेकर जा सकता। शहरी ने तनदही से उसे घूरा और पर्स खोला, चंद गुलाबी कड़कदार नोट निकाले और उसके सामने मेज़ पर डाले। हमें वो फाइल चाहिए, इसलिए अब तुम हमें उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे। वो तो ठीक है मैम, मगर उसने धीरे से नोट उठाए। शिफ्टिंग के दौरान फाइल्स को डब्बों से निकाल लिया गया था। उनकी कोई तरतीब नहीं है। इतने बड़े 3 कमरे फाइल से भरे हुए हैं, देखने में पूरा दिन लग जाएगा। यानी अगर हाशिम ने वो फाइल निकालनी होती तो उसे भी कई बंदे लगा के काम कहीं घंटे करवाना पड़ता। शायद उसने सोचा हो कि इतना ख़वार कौन हो और सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज़ मिटाने पर इत्तफाक किया हो। वो सोचते हुए कह रहा था। शहरी की आंखों में चमक उभरी। यानी फ़ाइल मिल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। गुड, फारूक हमें उधर ले चलो। चलो ना, अब शक्ल क्या देख रहे हो? शहरी ने आंखें दिखाई तो वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। सुनो, फिर वो उसके करीब आई। अगर लाइसेंस ढूंढ दिया मैंने तुम्हें, तो तुम भी मेरा एक काम करोगे। अच्छा, उसे याद दिलाया। फारिस ने बेनियाजी से शानियाँ झुकाए। पहले लाइसेंस मिल जाए, फिर देखते हैं। मोर चाल पे रात उतर आई थी। अनीन ये तसल्ली करने के बाद अम्मी सो चुकी हैं और अब उसको डांट नहीं सकती। अपनी अलमारी से वो सारा सामान निकालने लगी जो स्टेंसिल पेंट करने के लिए उसे चाहिए था। सुबह या तो अम्मी लाउंज की दीवार पे खूबसूरत शाहकार देखेंगी या सिर्फ शाहकार। तब तक जो भी हो वो अपना काम अच्छा या बुरा कर चुकी होगी। बहुत जोश से चीज़ें इकट्ठे करते हुए उसने सोचा था। सुमर अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी। गाहे बगाहे फ़ोन उठा के देख लेती। फारिस सुबह का गया, अभी तक वापस नहीं आया था। वॉल क्लॉक पे सेकंड वाली सुई टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी। वाहिर हनीन अब स्टेंसिल के खाके को दीवार पे चिपका रही थी। उसकी खाली जगहों पे उसने रंग भरना था। फारिस एक नेम अंधेर ऑफिस में खड़ा था। बत्तियां बंद थी और वो अलमारी से फाइलों का थब्बा निकाल के ज़मीन पे रख रहा था। करीब में स्टूल पे बैठी शहरी फाइलों के ढेर में उलझी हुई थी। वो अफसर भी साथ बैठा है कि एक सफ़ा खोल के देख रहा था। बत्तियां बंद थी और वो तीनों पेंसिल टॉर्चर्स की मदद से काम कर रहे थे। फिजा में गर्द और घुटन थी, सुस्त रवि थी। वक्फे वक्फे से शहरी खांसती, फिर नाक रगड़ती और काम करने लग जाती। अहमद शफीक की अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर कार में मौजूद सादी खामोश सा बैठा था, बिल्कुल चुप, जैसे किसी का मुंतजिर हो। ऊपर फ्लैट में वहीं घुटन ज़दा माहौल छाया था। अगवाकारों का एक कारिंदा दूसरे से बेचैनी के आलम में कह रहा था, इसे पिंडी वाले गोदाम ले चलते, ये ना हो कि कोई और आ जाए इसका पूछने। नहीं, इसको कहीं नहीं लेकर जाना। बाहर मूव करने में बहुत खतरा है, यहीं करना है जो करना है। नीचे बंधे अमर की नज़रें हनूज घड़ी पे जमी थी। दिल भी इसी आवाज़ के साथ धड़क रहा था और गुजरते सेकंड पे एक दफ़ा डूब कर उभरता। क्या कोई आएगा?
उसकी मदद के लिए। क्या सादिद समझ पाएगा या वो बेनामो निशान यहीं मर जाएगा। मोरचाल के लाउंज में हन्ना स्टूल पे खड़ी दीवार पे पेंट कर रही थी जब आहट पे चौंकी। तैयार से जुमर कमरे से निकल रही थी। हन्ना ने हैरत से उसे देखा। आप इस वक्त किसकी शादी में जा रही हैं? अपनी शादी की एनिवर्सरी में जा रही हूँ। कल 20 मई है, 1 साल हो गया। कल नहीं, अभी 12 बजे से 20 मई है। और फारिस साहब को इतने दिन से डिनर करने के बाद बल आखिर आज वक्त मिल ही क्या मुझे डिनर पे बुलाने का। हन्ना की आंखें चमकी। कहाँ बुलाया है? हम दोनों के लिए एक यादगार जगह है वो। ज़्यादा सवाल मत पूछो, मुझे देर हो रही है। ऐसे उनको चाहिए था आपकी मर्ज़ी की जगह पे लेकर जाते। आपको टेबल रिज़र्व करके बता रहे हैं आप। वो तो गवाह को मिलवाने का बहाना करके बुला रहा है, मगर अकेले आने का कहना, और वो भी 20 मई की रात। जाहिर है वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराकर उसको अलविदा कहती बाहर की जाने बढ़ गई। यूं ही अनीन के दिल ने तमन्ना की कि आज वो फिर चाबियां भूल जाए और वापस आए, मगर वो अजलत में थी। खैर, हन्ना सर झटक कर काम करने लगी। हन्ना मुस्कुरा के वापस पेंट करने लगी। अंधेर ऑफिस में वो तीनों ज़मीन पे बैठे फाइल पे फाइल चेक किए जा रहे थे जब फारिस ने जेब से मोबाइल निकाला। नो सिग्नल। शायद यहाँ जैम्बर लगे थे। वो मोबाइल वापस डाल के काम करने लगा। चंद लम्हे गुजरे थे जब शायरी का मोबाइल बजा। सर झुकाए काम करते फारिस के हाथ बिल्कुल थम गए। हाँ ठीक है, तुम उसको दवा दे दो। और सोनी को बुखार था और वो फ़ोन पे मुलाजमों को हदायत दे रही थी। फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए, वो साथ ही फाइल के सफ़े भी उल्ट रही थी। फारिस तुम सादे बैठा रहा। शायरी ने फ़ोन बंद किया तो फारिस ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के फिर देखा। नो सिग्नल। अब की बार उसने नज़र उठाई तो वो मुख्तलिफ नज़रें थी। गौर से चुपते हुए अंदाज में शायरी को देखा। तुम बहुत सुस्त रवि से काम कर रही हो, जल्दी हाथ चलाओ, वज़ाहिर मसरूफ़ से अंदाज में बोला था। शायरी कर तो रही हूँ, डस्ट बहुत है, कहकर नज़ाकत से खांसी और फिर अगली फ़ाइल उठा ली। वो फाइल्स उठाए खड़ा हुआ और दरवाजे के साथ नस्ब अलमारी के सामने जा रुका। फाइल्स अंदर रखी और यूं ही अलमारी में सर घुसाए चीज़ें उड़पुड़ करने लगा। किन अखियों से वो दोनों को देख भी रहा था। शायरी की उसकी तरफ पूछती, अलबत्ता ऑफिसर कभी इधर जाता कभी उधर, साथ ही बार बार क्लाई की घड़ी पे भी टॉर्च मारता। शायरी के हाथ भी सुस्त रवि से चल रहे थे। दोनों किसी का इंतज़ार कर रहे थे, मगर किसका? वो चंद सानी अलमारी में सर दिए खड़ा रहा। जैसे ही उसने देखा कि ऑफिसर की उस तरफ पुश्त हुई है, उस तरह से पीछे हटा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। बिना चाप पैदा किए वो राहदारी अबूर करके जीनों की तरफ लपका। जूते उतार के हाथ में पकड़ लिया और तेज तेज सीढ़ियाँ उतरने लगा। दिल धक धक कर रहा था, माथे पे पसीना था। अंधेर कमरे में शायरी उसी तरह बैठी टॉर्च की रोशनी फाइल्स पे डाल रही थी। दफतन वो सीधी हुई और गर्दन थकावट के अंदाज में दाएं बाएं मोड़ी तो चौंकी। तीसरी टॉर्च की रोशनी दिखाई ना देती थी। उसने जल्दी से टॉर्च अलमारी पे डाली। वहाँ कोई ना था। वह हवास बाख्ता से उठी और बाहर दौड़ी। राहदारी, दूसरे ऑफिस के मुख्तलिफ दरवाजे, जीने सब सुनसान पड़े थे। उसने बेख्तियार माथा छुआ। ओह नो! फिर पीछे घूमी और चिल्लाई, वो भाग गया है, जाओ उसे ढूंढो। ऑफिसर हड़बड़ा के उठा और बाहर को लपका। वह परेशानी से फ़ोन कान से लगाए हुए थी। हाशिम, पुलिस मत भेजो, वो जा चुका है। मेरा क्या कसूर, मुझे वाकई नहीं इल्म हो सका, वो झुंझला के कह रही थी। अमर शफी के फ्लैट की बिल्डिंग उसी तरह सर उठाई खड़ी थी। उसके ऊपर आसमान पे चमकता हुआ थाल जैसा चांद नजर आ रहा था। ज़ेर ज़मीन पार्किंग में कार खड़ी करके सादी बाहर निकला। सर पे कैप थी, आंखों पे ग्लासेस थे। वो दोनों हाथों में ग्रॉसरी के शॉपर पकड़ रखे थे। मसरूफ़ से अंदाज में जैसे कोई थका हारा मकीन घर को लौटता है। वो सीधा लिफ्ट तक आया और गार्ड्स को नज़रअंदाज करके अंदर सवार हो गया और मतलूबा बटन दबाए। लिफ्ट मंजिल फ़िज़ा में ऊपर सफ़र करने लगी। अमर का फ्लोर आया तो वो बाहर निकला। सामने मुखालिफ सिमत में कहीं दरवाजे बंद पड़े थे। सादी जल्दी से नीचे ज़मीन पे बैठा और दोनों लिफाफों से पैकेट निकाले, फिर उनको खोल के ज़मीन पे उल्टने लगा। उनमें सुरमई सफ़ेद सा सफ़ूफ था जिसकी अजीब सी बदबू थी। सफ़ूफ का ढेर लगा के उसने एहतियात से इधर उधर देखा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, मगर राहदारी सुनसान पड़ी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने दूसरे लिफाफे से एक बोतल निकाली, ढक्कन खोला, दूसरा हाथ नाक पे जमाया और माया सफ़ूफ पे उल्ट कर एकदम पीछे से हटा। सड़ सड़ की आवाज़ आई और ना कोई आग लगी ना शोले बुलंद हुए, मगर सफ़ूफ जलने लगा और स्याह धुआं फिज़ा में बुलंद होने लगा। शॉपर्स वगैरह को डस्टबिन में डाल दिया।
डस्टबिन में फेंका और तेज़ी से दीवार पर लगे फायर अलार्म तक आया और उसे खींच दिया। फिर भाग भाग के चारों दरवाज़ों को खटखटाने लगा, मगर फायर अलार्म की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दस्तक की ज़रूरत ही न थी। पूरी बिल्डिंग एकदम जाग उठी थी। सारी राहदारी धुएं से भर गई थी, गोया नीचे फ्लोर पे आग लगी हो और धुआं उठ के यहाँ तक आ रहा। और साजिद यूसुफ नाक पे हाथ रखी एक एक दरवाज़ा बजा रहा था। बाहर निकलो, आग लगी है, जल्दी निकलो। अहमर का दरवाज़ा बजा के वो धड़कते दिल से चलाया था। वो खूबसूरत होटल आज भी रोशनियों से मुनव्वर और आलीशान दिखता था, जैसा कि माह कामिल की उस हसीन रात में उसे लगा था। रात के 11 बजने के बावजूद लॉबी में खासी गहमा गहमी थी। जुमर लबों पे मुस्कुराहट सजाए, स्याह झलमलाते लिबास में तैयार सी इधर उधर चेहरा घुमाती आगे बढ़ रही थी। नज़रें फारिस को तलाश कर रही थी। सारा दिन उसको देखा नहीं था, वो वाकई उसे मिस करने लगी थी। फारिस गाजी के नाम से टेबल रिजर्व्ड है? उसने इस्तकबालिया पे खड़े बावर्दी अफसर से पूछा। जी, इधर आ जाइए। वो उसे मुअद्दिब से अंदाज में आगे ले गया। वो मुस्कुराहट दबाए आगे चलती गई। हाशिम कारदार के ऑफिस में सिर्फ एक बत्ती रोशन थी, या फिर कोने में रखे एक्वेरियम की बत्तियां जल रही थी। अजीब नीम अंधेर पुरस्रार सा माहौल बना हुआ था। वो शर्ट के कफ मोड़े खड़ा रईस के कंधे के ऊपर से झुक कर स्क्रीन को देख रहा था। चेहरा सपाट था, मगर आंखों में चमक थी। वो होटल में आ गई है सर। गुड। तुम्हें कैसे पता चला? वो इस होटल का सुनकर मान जाएगी, क्योंकि वो चंद दिन पहले गाजी से फ़ोन पे कह रही थी कि उसे इस होटल में डिनर करना है। शायद वो इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। वेरी गुड। अब उसको कॉल मिलाओ और हाँ, फारिस के सिग्नल्स खोल दो। अब तक वो घर पहुँच गया होगा, उसको परेशान होने दो। खेल शुरू हो चुका था, वो दिलचस्पी से कह रहा था। मज़ा तो अब आने लगा था। रॉजर बॉस। रईस ने सर को खम देते चंद क्लिक्स किया और फिर स्पीकर पे घंटी जाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आबदार अबीद अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पे काम कर रही थी। जब दरवाज़ा ज़ोर से बजा, उसके अब्रू भिंचे, गर्दन मोड़ के देखा। अंदर आ जाओ, तहक्कम मगर नागवारी से पुकारा। दरवाज़ा खुला और सामने मुलाजमा नज़र आई। हाशिम कारदार साहब ने आपके लिए कार भेजी है, आपको ऑफिस बुलवाया है। वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई, ज़रा हैरान ज़रा परेशान। बाबा कहाँ हैं? वो घर नहीं आए। मेरी कार निकलवाओ, ड्राइवर और 2 गार्ड्स को बोलो तैयार रहें, मैं आ रही हूँ। मुलाजमा के जाते ही उसने तेज़ी से मोबाइल उठाया। ऊपर हाशिम का पैगाम जगमगा रहा था। इट्स अबाउट फारिस गाजी। 4 अल्फाज में सारी बात ही ख़त्म कर दी थी उसने। वो चंद लम्हे मुतज़ब्ज़िब सी खड़ी रही, फिर पलट के खुद को आईने में देखा। सफ़ेद लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने, वो सुर्ख बालों को कैचर में ऊंचा बांधे हुए आम से हुलिये में नज़र आती थी। दिल इतना परेशान हो गया था कि लिबास बदलने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से सुर्ख रुमाल उठाया, माथे के ऊपर बांधा, बालों को फिर से कैचर में कसा और बाहर को लपकी। होटल का रेस्टोरेंट एरियाज जर्द रोशनियों से जगमगा रहा था। पसे मंजर में बजती मधम मधम सुरों की मौसीकी, जा बजा सजे खुशबूदार फूल और उसकी मेज़ के वस्त में रखी मोमबत्तियाँ सब मिलकर खूबसूरत पुरफुसू माहौल बनाए हुए थी। वो कुनियाँ मेज़ पे रखी हथेलियों पे सर थोड़ी गिराए मुंतज़िर से इधर उधर देख रही थी। इंतज़ार की खुशी अब बेचैनी और फिक्र में बदलती जा रही थी। अहमर के अपार्टमेंट का दरवाज़ा धड़ाधड़ खटखटाया जाता रहा था। दरवाजे की दराज से धुआं अंदर भी दाखिल हो रहा था। बाहर लोगों की चीखों पुकार अलग थी। कमरे में नीचे बंधे अहमर ने चौंक कर वो फायर अलार्म सुना था। फिर उसने तीनों की तरफ सर घुमाया, जो एकदम परेशान हो गए थे। बिल्डिंग में आग लग गई है। हो सकता है ये फॉल्स अलार्म हो। सरगना मशकूक था। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, हम सब वरना जलकर मर जाएंगे। अहमर शफी चिल्लाया था। सरगना अभी तक मुतज़ब्ज़िब दिखाई देता था, मगर दूसरे दोनों अगवाकार जल्दी जल्दी सारी नकदी, चेक बुक्स, कार्ड्स वगैरह ज़ेवरात वाले बैग में भरने लगे। बाहर का शोरोगुल पहले से मज़ीद बढ़ गया था। सरगना चल हमें खड़ा देखता रहा, फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। लाउंज अबूर किया और बैरूनी दरवाज़ा खोला, फिर एकदम पीछे को हटा। बाहर धुआं ही धुआं था, स्याह घना धुआं। वो खांसते हुए ज़रा सा आगे बढ़ा। क्या हुआ है? किधर आग लगी है? उसने इधर उधर भागते लोगों से पूछा। चीखों पुकार और अफरा तफरी में एक जुमला कान में पड़ा था। आग नहीं है, किसी ने कूड़ा जलाया शायद, धुआं है उसका। 2 लोग बाल्टी भर भर के उस सड़ते सफूफ पे डाल रहे थे, जिससे धुआं का रंग मज़ीद गहरा होता जा रहा था। ओह! सरगना फौरन अंदर को लपका और दरवाज़ा बंद किया। अपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी धुआं भर चुका था। वो खांसता हुआ आगे आया और अहमद के कमरे का दरवाज़ा खोला। अहमद बंधा हुआ था और वो दोनों जल्दी जल्दी चीज़ें समेटने में लगे थे।
कोई आग वाग नहीं लगी, ज़रा सा धुआं है बस, वापस रखो सब कुछ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो डपट के बोला तो अहमद की रंगत फीकी पड़ने लगी। उसने बेचैनी से घड़ी को देखा, वक्त गुजरता जा रहा था। सरगना कुर्सी खींच के फिर से उसके सामने आ गया। चलो फिर से तफ्तीश शुरू करते हैं। हाँ तो मज़ीद कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो ये था इसका ए पार्ट। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया हो। और यकीन जानिए मुझे इस वक्त इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मैंने किस तरह से ये पार्ट कंप्लीट किया मैं बता ही नहीं सकती। तो शुक्र है कि इसके 40 मिनट हुए हैं। तो अब मैंने सोचा कि बस करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं जाती सोने लगी हूँ और मुझे पता है कि मैंने सोना भी नहीं है। जब सोने लगोगी तब नींद उड़ जाएगी। तो खैर अभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसके अगले बी पार्ट में। आखिरी पार्ट हिस्सा अव्वल का होगा। इसके अलावा भी एक और हिस्सा होगा जो कि आप लोगों को नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका एक और हिस्सा होगा। हाँ ये ऐसे ही है, इसके 2 पार्ट शायद ना हो, ये ऐसे ही होगा डबल। लेकिन खैर मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती। तो अभी ये जब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा सुनेंगे तब कुछ भी कहा जा सकता है। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके अगले बी पार्ट में। लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।